अभी हम लोगों ने जो ये सब देखा था ना कि अवेलेबल क्वेश्चन, नॉन अवेलेबल क्वेश्चन, इस सब चीज़ों को हम डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं कि डिटेल में आगे इन सबका मतलब क्या होता है। जब सबसे पहले जो पानी गिरता है तो गिरने के बाद क्या होता है, कुछ पानी जो हमारा रहता है वो रूट जोन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, जो रूट जोन डेप्थ रहती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो पानी रहता है धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होके नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाता है, ठीक है। धरती के नीचे जो पानी ही रहता है उसको ग्राउंड वाटर टेबल बोलते हैं, यहाँ पे पहले मैं बता चुका हूँ कई बार, सॉइल में भी मैंने पढ़ा है। तो ये देखो जब पानी आप फील्ड में अप्लाई करोगे तो सब कुछ जो पोर्शन रहेगा वो नीचे जाएगा ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण से, और जाएगा। तो जो पानी ग्राउंड वाटर टेबल में मिल गया उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटी वाटर, ठीक है। एक अपन ने डेफिनेशन ये सीखी, ठीक है। अब जब जैसे ही आप इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर, जैसे ही आप पानी अप्लाई करोगे, व्हेन द ग्रेविटी वाटर हैज ड्रेन्ड, जब क्या होगा, सारा का सारा आपने पानी अप्लाई किया, तो पानी अप्लाई करने के बाद ग्रेविटी वाटर सारा चला गया। अब इसके बाद कौन कौन सा पानी बचेगा, वो पानी बचेगा जो सॉइल ने अपने पास अलग अलग वजह से होल्ड करके रखा है, वही बचेगा ना। कुछ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से होल्ड करेगा, कुछ अलग केमिकल बॉन्ड्स की वजह से पानी होल्ड करेगा। तो वो जितना पानी जो ग्रेविटी वाटर पानी बरसा, कुछ सॉइल ने होल्ड किया, बाकी पूरा ग्रेविटी से बह गया। तो जितना पानी आपका पूरा रह गया सॉइल में होल्ड, वो आपके क्या है, फील्ड कैपेसिटी, कि अपने अंदर सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकती है, यही तो फील्ड कैपेसिटी है। मैक्सिमम अपन ने यही पढ़ा था ना कि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट जो सॉइल अपने अंदर में होल्ड कर सकती है वो आपकी क्या कहलाएगी, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही क्या होगा आपका रेन के बाद में या फिर इरिगेशन, इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन, इमीडिएटली आफ्टर रेन या फिर इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन का क्या होगा, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल, मिट्टी में कुछ पानी स्टोर हो जाएगा। किस वजह से हो जाएगा, ड्यू टू इन द रूट जोन, कहाँ हो जाएगा, रूट जोन में, है ना। पेड़ों के लिए डालता ना पानी, तो रूट जोन में पानी आपका स्टोर हो जाएगा। किस वजह से, ड्यू टू केमिकल बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ भी वजह हो सकती है जिस वजह से पानी जो है वो ग्रेविटी वाटर के अलावा सॉइल में रहेगा, और ये क्या होता है, क्या है, स्टोर्ड इन द रूट जोन एंड इट रिटेन्स, मतलब वहां पर रह जाएगा, ठीक है। एंड करस्पॉन्ड टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। टोटल जितना भी पानी रूट जोन में या मिट्टी में जहां पर भी ग्रेविटी वाटर के निकलने के बाद रह गया, वो पूरा किसके करस्पॉन्डिंग होता है, फील्ड कैपेसिटी के करस्पॉन्डिंग पानी होता है, ठीक है। अभी देखो फील्ड कैपेसिटी मतलब ये बिल्कुल भी पानी से लेकर पूरा ऊपर तक अपन आ गए, ये आपकी क्या है, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, वो मॉइस्चर जो रूट जोन में स्टोर्ड है, कब, जब ग्रेविटी वाटर वहां से निकल आई बात समझ में। हाँ। सबसे पहले पानी बरसेगा, तो ग्रेविटी वाटर निकलने के बाद में जो भी मॉइस्चर सॉइल में रह गया वो पूरा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या है, फील्ड कैपेसिटी तक है। आई बात समझ में। अब फील्ड कैपेसिटी में दो पार्ट है ना, इसको मैं रब कर देता हूं। फील्ड कैपेसिटी में आपके दो पार्ट,
अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, नॉन नॉन अवेलेबल और नॉन अवेलेबल वाटर। ठीक है। अवेलेबल कौन सा है? जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और या वीक फोर्सेस से मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो अपन पेड़ पौधों के लिए ले सकते हैं। और दूसरा वाला कौन सा है? जो वीक फोर्स से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? अवेलेबल। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? जो केमिकल बॉन्ड से है, या मतलब जो मिट्टी के केमिकल जो कंपोजिशन है उसके साथ में पानी है तो वो निकल नहीं सकता, तो वो कौन सा है? नॉन अवेलेबल। ठीक है, आई बात समझ में? अब अवेलेबल और नॉन अवेलेबल, अवेलेबल में भी दो पार्ट है। कौन सा है? रेडिली अवेलेबल, नॉन रेडी और नॉन नॉन रेडी। रेडिली। ठीक है, रेडी अवेलेबल क्या है? जो आराम से मिट्टी में से जो प्लांट है, जो क्रॉप है, अपने लिए ले सकते हैं। जो टोटल अवेलेबल वाटर होता है ना, इसका लगभग 75 से 80% जो होता है वो रेडीली अवेलेबल होता है। नॉन रेडीली अवेलेबल किस में आएगा? हाँ बताओ। जो है तो अवेलेबल पर आसानी से नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन रेडीली अवेलेबल। रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कहां तक होता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहां तक होता है? अप टू ऑप्टिमम। ठीक है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक क्या होता है? OMC से PWP तक। PWP क्या है? हम लिख चुके। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक क्या होता है? नॉन रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। आई बात समझ में? निकाल सकते हैं पर आसानी से निकलता है। ये अवेलेबल ही नहीं है। टोटल पानी जो कि ग्रेविटी वाटर के बाद बच गया वो फील्ड कैपेसिटी है। फील्ड कैपेसिटी के आपके दो पार्ट हैं, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल। नॉन अवेलेबल मिलेगी। अवेलेबल में भी दो है, रेडीली अवेलेबल और नॉन रेडीली अवेलेबल। नॉन रेडीली अवेलेबल है कि एकदम बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई कि पानी कोई दे ही नहीं रहा, पेड़ पौधे को गर्मी पड़ रही है, तो नॉन रेडीली अवेलेबल वाले पार्ट तक जाएगा। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बाद ऐसा है कि पेड़ पौधे के लिए, क्रॉप के लिए पानी अवेलेबल है ही नहीं। आई बात समझ में? ये सब चीज समझ में आ गई। अब एक बढ़िया सा अपन क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितना भी अपन ने पढ़ा है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद, है ना, विल यू सप्लाई वाटर टू द सॉइल? सप्लाई वाटर टू सॉइल। मिट्टी में आप कितने दिन बाद पानी डालोगे ताकि टू एंश्योर सफिशिएंट इरिगेशन, ताकि व्यवस्थित इरिगेशन हो सके। समझ गई बात? इरिगेशन व्यवस्थित तरीके से हो सके, उसके लिए कितने कितने दिन बाद आप पानी डालोगे? आपका ये सवाल है। डेटा आपको जो देख रखा है वो देख रखा है, फील्ड कैपेसिटी देख रखी है और सॉइल आपको देख रखी है 28%। ठीक है, 28% कैसे? ये गामा डब्ल्यू टी डब्ल्यू को गामा टी टू टी को 100 करके उसने दिया है। ठीक है, दूसरी चीज दी है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये अपने को उसने दिया है 13%। 13% मतलब जब गामा डब्ल्यू टी डब्ल्यू की वैल्यू यहां तक आ जाएगी, समझ रहे? 28% फील्ड कैपेसिटी, मतलब 100% पानी गिरा तो 62 तो गया, 28 रुक गया, और 13% जो पानी बचेगा तो वो पूरा का पूरा क्या है? एनएडब्ल्यू है। तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कहां पे आ रहा है? 13%। ठीक है, सॉइल की ड्राई डेंसिटी अपने को देख रखी है और सॉइल अपने को देख रखी है 1.3
3 ग्राम पर सीसी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने सॉल्व भी करे होंगे, है ना। डेप्थ ऑफ रूट जोन, चौथा आपने देख रखा है डेप्थ रूट जोन कितना देख रखा है अपने को 70 सेंटीमीटर। ठीक है, पांचवी चीज देख रखी है अपने को डेली कंजम्पटिव यूज। यूज बाय क्रॉप, कितना यूज किया क्रॉप ने 12 ml पर डे। कितना यूज किया है 12 ml पर डे। वो बोल रहा है अज्यूम RAMS 80% ऑफ AM मतलब आपको उसने बोला रेडी अवेलेबल क्वेश्चन जो है वो 80% मानो अवेलेबल, टोटल अवेलेबल क्वेश्चन का। देखो ये जितना भी अवेलेबल है उसमें से ये जो है 80% है। कंजम्पटिव भी 12 ml देख रखा है, मतलब एक दिन में 12 ml पानी लग रहा है। पानी को डेप्थ में लाते हैं। हाँ। अब अपने को क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है कितने टाइम में आपको वापस से देना है। ठीक है, आपको फील्ड कैपेसिटी कितनी दे रखी है 28% है। इसी डायग्राम से हम देखते हैं कि अपना कितना दे रखा है 28, ये कितना दे रखा है 13, ये कितना बचा 15 है ना। नहीं ये परमानेंट बिल्डिंग है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 15 बचे। अब तो सही है। तो अपन यहीं से शुरू करें जो जो अपने समझ में आ रहा है। हाँ। ये डायग्राम और ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। समझ में नहीं बात है ना, क्योंकि ये तो शब्द समझ में आ जाएगा, अवेलेबल नॉन अवेलेबल रेडी लेना, ये तो शब्द समझ, ये डायग्राम अगर याद रहा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो 28 से लेकर 13 है, तो अपने पास सॉल्यूशन अपन देखते हैं। अवेलेबल वाटर कितना हो जाएगा अपने पास 28 में से 15%। अब उसने क्या बोला अवेलेबल वाटर में से रेडी अवेलेबल कितना है 80%। तो रेडी अवेलेबल कितना है अपने पास 80% ऑफ 15 कितना होगा 15/120। हाँ। तो मतलब 12% जो है वो क्या है रेडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये टोटल अपने 15 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12% और ये 3% है। इतनी चीज अपने को क्लियर होगी। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ रेडीली अवेलेबल क्वेश्चन कितना होगा, डेप्थ ऑफ RAM इसकी डेप्थ कितनी होगी अपने को रेडीली अवेलेबल क्वेश्चन कितना लेकर रखा है अपने को 12%। हाँ। फील्ड कैपेसिटी की जगह सिर्फ रेडीली अवेलेबल क्वेश्चन निकाल लें। हाँ। है ना, तो 12% बराबर 12% मतलब 12 है ना, 12 बराबर कितना हो जाएगा अपना, अपने को रूट जोन डेप्थ कितनी लिख रखी है 70 देख रखी है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। ये कितना देख रखा है 1.3 ग्राम पर सीसी है ना। पानी का कितना होता है 1 W। हाँ। तो DW कितना हो जाएगा रेडी के वैल्यू क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करो कितना आएगा ये DW की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आएगी बताओ। मेरे ख्याल से आएगी 10.92 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है मतलब यहाँ पर 10.92 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है 10.92 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है रेडी में अवेलेबल में। अब अपना कंजम्पटिव भी कितना है 12 ml पर डे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन कितनी हो जाएगी देखो टोटल पानी के पास कितना अवेलेबल है रेडी, नॉन रेडी तो मिलता नहीं है। तो
तो रेडियली कितना अवेलेबल है 10.92 सेंटीमीटर। 10.92 सेंटीमीटर। एक दिन में कितना लग रहा है 12 दिन लग रहा है, तो 12 दिन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना आएगा 1.2, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 9.1 तो प्रति 9.1 दिन के बाद अगर तुम पानी पानी दोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ फसल को। ये हुआ क्वेश्चन का मतलब हाँ कि नहीं हुआ हुआ समझ में आया? भले फॉर्मूला फील्ड कैपेसिटी का है पर चार तो फील्ड कैपेसिटी टोटल निकाल लो, ये मतलब इससे तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं ना, समझ रहे हो? ये डेप्थ किससे करस्पॉन्डिंग है पानी की फील्ड कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग है। अपन ने क्या किया अवेलेबल रेडी अवेलेबल मॉइस्चर के करस्पॉन्डिंग वाटर की डेप्थ निकाली। आई बात समझ में? फॉर्मूला ये यूज हो जाएगा। समझ बात के लिए क्यों यूज हुआ समझ में आया? वापस से देखते हैं। फील्ड कैपेसिटी 28%, बिल्डिंग पॉइंट 13%, तो ये माइनस किया तो क्या पता पड़ा कि टोटल अवेलेबल वाटर कितना है 15%। उसमें से रेडी अवेलेबल कितना है 80%। सिंचाई इसके बाद ही कर देते हैं। मैंने फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ग्राफ पढ़ाया था तो बताया ओएमसी में वापस सिंचाई कर देते हैं, बताया था? तो ओएमसी तक आएगा उसके वापस सिंचाई कर देंगे। तो इतना पानी जब खत्म हो जाएगा तो वापस पानी देना है ना? तो इतना पानी कब खत्म हुआ ये निकालना है अपने को। तो पहले ये बताओ इतना पानी है कितना, उसकी डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो डेप्थ निकालने के लिए फील्ड कैपेसिटी के फॉर्मूले में रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर की वैल्यू पुट करी तो डेप्थ ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग टू रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर हमको मिल गया कि रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर कितना है वहां पे कितना पानी भरा हुआ है। तो अपने को पता पड़ा कितना 10.92 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है। आई बात समझ में? 10.92 भरा हुआ है और 12 दिन प्रतिदिन के हिसाब से वो खाली हो रहा है। तो 9 दिन के बाद एक बार सिंचाई कर दो बढ़िया फील्ड कैपेसिटी तक, तो उसका 9 दिन बाद सिंचाई करेंगे। आई बात समझ में? ठीक बंद।